जी, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कतर। कतर से जहाँ से अभी 8 बंदी वापस आ गए हैं भारत के, जिनको जो कि बेगुनाह थे, जिनको कि वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था जासूसी के चार्ज के ऊपर। लेकिन बाद में उनको अब उनकी पहले तो उनको सजाए मौत दे दी गई थी, फिर उनको माफ करके सजाए एक उनको लंबी सजा दे दी गई। अब फिर उसके बाद अब उनको माफ कर दिया गया। ये सारा प्रोसेस जो था कुछ महीनों के अंदर हो गया। उसके इस पूरे प्रोसेस को तेज करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का काफी रोल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको आज से 18 महीने पहले अरेस्ट कर लिया गया था कि ये एक वहाँ की बहुत सीक्रेट प्रोग्राम था उनका। एक उनकी नेवी की एक पनडुब्बी पे काम कर रहे थे, जो कि इटालियन सप्लाई थी, और जिस कंपनी के लिए ये लोग काम कर रहे थे वो ग्लोबल जो थी वो टेक टेक कंपनी है ओमान की, उसके लिए उससे ये लोग जुड़े हुए थे। ये सब लोग रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे भारत के, इंडियन नेवी में पहले काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद इन लोग वहां चले गए, और इनका कि वहां पे वहां की सरकार ने भी और वहां के लोगों ने भी बहुत सराहना की है, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये स्पाइन के चार्ज इन पे लग गए। कहा जाता है कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, एएसआई ने ऐसा किया। कतर के अंदर एक बड़ी संख्या में वहाँ पे जो है पाकिस्तानी मूल के लोग पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज में हैं। उनका इस्तेमाल एसआईएस ने करके इनको इम्प्लीकेट किया था। ये इंफॉर्मेशन वहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस किस्म की। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन सभी देशों के जितने राजनायक हैं, या वहाँ के अमीर या किंग या सुल्तान, उन सबसे बहुत अच्छे संबंध पर्सनल लेवल पे भी हैं। वो सीओपी की जो मीटिंग थी, कॉप मीटिंग जो 24 वहाँ पे हो रही थी दुबई में, वहाँ पे इनकी मीटिंग, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग कतर के अमीर से हुई, और उसके बाद से मसले हल होते हुए नजर आने लगे। तभी उम्मीद बन गई थी कि ये छुट जाएंगे। कतर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कतर के लिए भारत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कतर जो है, हमारा जो ट्रेड है उनसे ज्यादा नहीं है, 15-16 बिलियन के करीब है, और अधिकतर इसमें से ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो उनके फेवर में है, क्योंकि हम वहां से गैस खरीदते हैं, नेचुरल गैस वहां से आती है। हमारी अधिकतर जो नेचुरल गैस है, सीएनजी वगैरह, ये वहीं से आती है। और ये देश जो है, वहां पे लगभग 7.5 लाख इंडियन काम करते हैं, जो कि वहाँ की एक पॉपुलेशन का 1/4, एक चौथाई पॉपुलेशन भारत के लोगों की। और ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं वहाँ पे। जो अभी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो स्टेडियम्स बने थे और जो सड़कें बनी या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ था, उसमें भारत के जो वर्कर थे उनका बहुत बड़ा योगदान। उसमें से कई लोगों की वहाँ पे मौत भी हो गई काम करते हुए, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाता है वहां गर्मियों में, और गर्मी जाड़ा बरसात सब वहीं पे वो काम कर रहे थे। एक्सीडेंट्स के भी शिकार हो गए। तो इस तरह से उनका डेवलपमेंट में कुवैत के भारतीय मूल के लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट। फिर इसके अलावा ये भी है कि भारत के के जो रिश्ते उनके साथ बढ़ रहे हैं, हमारे नेचुरल गैस, उसके अलावा दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम वहीं से खरीदते हैं। गौरतलब बात यह है कि पेट्रोल और गैस या डीजल ये केवल ऊर्जा के काम में ही नहीं आती, बल्कि और भी इसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत हैं, जैसे प्लास्टिक, या आप समझ लें जो हम लोग यूरिया जो बनता है वो भी इसी से बनता है, फर्टिलाइजर। फिर उसके अलावा फार्मास्यूटिकल दवाएं जितनी बनती हैं वो भी इसी का बाई प्रोडक्ट होती हैं, उसमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है इनका। फिर उसके जो आप कितनी भी चीजें आप ले लें, जोड़ते चले जाएं, वो सब जो प्लास्टिक और से जुड़ी हुई है वो सब तेल से बनती हैं। तो तेल के अलावा भी भारत को इन
चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और भारत भी बनाता है और यहाँ से वहाँ भी जाती हैं, वहाँ से दूसरे मुल्कों में भी भारत भेजता है। तो ये इस प्रकार से ये खाड़ी के देश भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे पूरी मात्रा में देखा जाए इस पूरी खाड़ी के क्षेत्र में जिसको हम पर्शियन गल्फ रीजन भी कहते हैं, यहाँ पे लगभग 75 लाख इंडियन करीब काम करते हैं, जो लगभग 40-50 बिलियन डॉलर जिनके बहुत से जो कमाते हैं उससे यहाँ भेजते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, हमारा ट्रेड भी लगभग 150 बिलियन डॉलर का होगा और हमारी 80% तेल की सप्लाई 80-85% इसी क्षेत्र से आती थी। आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमें रशिया से जब से यूक्रेन वॉर चल रही वहाँ रशिया हमको और सस्ता तेल सप्लाई कर रहा है। भारत की पॉलिसी जो है इस क्षेत्र के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए पूरे वेस्ट एशिया के लिए जो है वो ये है कि अमन शांति वहाँ बनी रहनी चाहिए। अगर हमें 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पे अमन शांति बहुत जरूरी है। भारत की दूसरी नीति ये भारत इनका डेवलपमेंटल पार्टनर है और इनके डिफेंस का भी स्ट्रेटजिकल आई बन गया है बहुत से देशों का और उनके साथ हमारे डिफेंस को लेके लगातार रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारत की जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट को लेके वो है भारत जो है इनके इंट्रा अरब यानी आपस में अरबों के जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें इंटरफियरेंस नहीं करता, इनके इंटरनल मामलों में कोई दखल नहीं देता, भारतीय मूल के लोग भी और भारत सरकार भी। और फिर उसके अलावा ये है कि भारत जो है वो जो इनके जस्ट कॉज हैं जैसे कि पैलेस्टाइन कॉज है उसको भारत सपोर्ट करता है। भारत का मानना यह है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए यानी पैलेस्टाइन स्टेट और इसराइल दोनों साइड बाय साइड रहें अमन शांति के साथ और भारत चाहता है कि ये मसले जो है बातचीत के माध्यम से हल हो, जंग का मतलब नहीं। भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी फिलिस्तीनियों को प्रोवाइड करता है, उसके अलावा बहुत से लोगों को एजुकेशन स्कॉलरशिप्स और वहाँ के ऊपर IT प्रोग्राम्स राम अल्लाह और दूसरी जगहों पे ऑक्युपाइड टेरिटरीज में भारत के चलते रहते हैं। बहुत सी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ फिलिस्तीनी मूल के आते हैं जिनको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। भारत जो है वो एक दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी जो सी लेन्स है खासतौर से गल्फ ऑफ ओमान से लेके और फिर इधर स्ट्रेट ऑफ मलाका तक का जो पूरा एरिया भारत इसमें जो सी लेन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वहां से जो कमर्शियल शिपिंग जो होती है उसको खास तौर से पायरेट्स जो वहाँ पे बहुत से हैं आके खासतौर से सोमालिया से इंडियन ओशन क्षेत्र में वहाँ से बड़ी क्राइसिस आती रहती है उसको सब कतर एक बहुत इमर्जिंग नेशन है और दूसरी बात ये कि कतर का जो देश है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है अमन शांति के क्षेत्र में। तालिबान के साथ जो बातचीत हुई थी अमेरिका की कतर में ही हुई थी। कतर जो है इस समय हमास और इसराइल के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसकी जो बातचीत होती है आपस में इन लोगों की तो वो भी कतर ही में होती है। कतर के जो डिप्लोमेट्स हैं और वहाँ के जो किंग हैं इन लोगों ने पीस डिप्लोमेसी जो होती है पीस एस्टैब्लिशमेंट का जो काम होता है अमन शांति का काम में बहुत एक्सपर्टाइज है इन लोग की और इनके ऊपर काफी ट्रस्ट है। ये काफी ऑनेस्ट ब्रोकर माने जाते हैं, ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं वहाँ के डिप्लोमेट जिसकी वजह से इनकी बड़ी एक अच्छी छवि बन गई। कतर बहुत छोटा देश है, लगभग 30 मिलियन की पॉपुलेशन है, उससे भी कम होगी और मगर ये है कि उसकी जो प्रेस्टीज वो है वो बहुत बड़ी है। फुटबॉल के फीफा कप करा के इन्होंने वर्ल्ड कप करा के उनकी अपनी एक नई छवि भी बना ली। वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज इस किस्म की चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ पे मौजूद हैं और फिर उसके अलावा ये भी है कि कतर के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। खासतौर से इन लोगों की जो इन लोगों को की वापसी जो हुई है भारत वापस आए हैं ये लोग इनके आने के बाद मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल और बन गया है और कतर के बीच में जो कुछ थोड़ी बहुत हम लोग के बीच में यहाँ की जनता में एक खटास आ गई थी लेके उन लोग को फिक्रमंद थे कि क्या होगा, क्या इन लोगों को फांसी दे दी गई है
लोअर कोर्ट ने इस तरह की सज़ा सुना दी थी। लेकिन अब ये कि उनकी रिहाई, उनकी वापसी के बाद मैं समझता हूँ कि रिश्ते आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे दोनों देशों। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और प्रोमोट भी कीजिए। धन्यवाद।